हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसान तरीका। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि एसएससी सीएचएसएल में लास्ट ईयर आए थे, और उन 10 क्वेश्चनों में से आपको आंसर करना है। अगर आपका सही आंसर होता है तो आप अपने आप को मार्क कीजिएगा 1। अगर आपका गलत आंसर होता है तो आप अपने आप को मार्क कीजिएगा 0। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन माई सेशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने, आप अपना टाइम लीजिए और आंसर अपना नोट कर लीजिएगा। सरकारिया कमीशन सेटअप हुआ था 1983 में और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1988 में। तो ये बना क्यों था फ्रेंड्स? पहले क्या होता था, कांग्रेस ये एक ऐसी डोमिनेंट पार्टी थी जो सेंटर और स्टेट दोनों में रहती थी। तो प्राइम मिनिस्टर भी कांग्रेस के हैं और चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस के हैं, तो वहाँ से डिस्प्यूट होने की कोई बात ही नहीं है। बाद में जब कांग्रेस में से ही कुछ नेता निकल गए और कुछ उन्होंने अपनी अलग पार्टी फॉर्म कर दी, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर हो गए कांग्रेस के और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी और पार्टी के हो गए। अब आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग है, अलग पार्टी की अलग आइडियोलॉजी होती है। फिर वहाँ से जो है वो सेंटर और स्टेट में रिलेशन थोड़े गड़बड़ाने शुरू हो गए। फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकारिया कमीशन का फॉर्म किया गया, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, जो कि रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। सरकारिया कमीशन ने कहा कि किस तरह से स्टेट और सेंटर की रिलेशन को मेंटेन करके रखना है, तो उसमें उन्होंने 247 रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 356 जो कि गवर्नर रूल है या फिर स्टेट इमरजेंसी है, उसको कैसे इम्पोज करें, कब इम्पोज करें, वो इसमें बताया गया था। आपको फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेड दैट न्यू दिल्लीज लोटस टेम्पल वाज डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट फ्रॉम। नई दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है वो किसने डिज़ाइन किया था? वो आर्किटेक्ट कहाँ का था? जर्मनी का, ईरान का, यूएई का या जापान का? लोटस टेम्पल, वाओ, बेहद खूबसूरत। इसको आर्किटेक्ट किया था फरीबरोज शाहबा ने, जो नेटिव थे ईरान के। बाद में वो कैनेडियन सिटीजन बन गए थे। लोटस टेम्पल जो है वो कंप्लीट हुआ था 1986 में, और ये एक बहाई रिलीजन जो कि पर्शियन रिलीजन है उसका एक वर्शिप प्लेस है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो नेशनल गेम ऑफ भूटान तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है आर्चरी। भूटान का नेशनल गेम जो है वो आर्चरी है। आपको कुछ ही कंट्रीज़ के नेशनल गेम पता होने चाहिए, सभी की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिस्ट है, इसमें से आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि श्रीलंका का वॉलीबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल है, जापान का सूमो है, यूएसए का बेसबॉल है, ऑस्ट्रेलिया और यूके का क्रिकेट है। बाकी आप एक बार लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है। नो वेट, इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है दोस्तों। 2012 में 10 साल की लड़की ऐश्वर्या परासर, उसने एक आरटीआई फिल की पीएमओ ऑफिस में, जिसमें उसने पूछा कि हमारा नेशनल एंथम, नेशनल स्पोर्ट, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड वगैरह वगैरह वो सब क्या है। तो पीएमओ ने वो फॉरवर्ड कर दी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को। उस आरटीआई के रिस्पॉन्स ने जो मिनिस्ट्री ने बताया कि हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट या फिर नेशनल गेम नहीं है। तो अगर आप हॉकी सोच रहे हैं या फिर बचपन में आपने हॉकी पढ़ा है तो आप गलत हैं। अपने फैक्ट को अब सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ द हाइएस्ट शेयर ऑफ इंडियाज जीडीपी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। सो माय फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो डी, सर्विस है। आपको पता होगा 3 तरह के हमारे यहाँ सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। तो सर्विस टर्शरी के अंडर आती है। एग्रीकल्चर, माइनिंग हो गई वो प्राइमरी के अंडर आ जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग होगी वो हमारी सेकेंडरी के अंडर आएगी। दोस्तों, इंडिया में ना हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी है। फिर भी एग्रीकल्चर वो आउटपुट नहीं दे पाता जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दे रही है। इसके ऊपर एक
बहुत लंबी डिबेट भी हो सकती है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर पीछे रह गया, क्यों हमारी सर्विस आगे चली गई, क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पीछे रह गया। तो ये तो एक डिबेट वाला इशू है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडियन ओशियन सुनामी 2004? 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या था? 7.4, 8.9, 9.1 या 8.6? दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी 9.1 है। 9.1 मैग्नीट्यूड से एक अर्थक्वेक आया था जो कि इंडियन ओशन में बहुत डीप टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी आई थी। सुनामी की जो हाईएस्ट वेव रिकॉर्ड की गई थी वो 100 फीट ऊंची वेव थी जो कोस्टल एरियाज पे जाके टकराई थी। वैसे तो सुनामी अपने आप में रेयर इवेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डेडली होता है। 2004 में जो 14 देशों में सुनामी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा डेडली थी। ऐसा बताया जाता है कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें मर गए थे। कोई एक्यूरेट फिगर तो कोई दे नहीं सकता क्योंकि कोई मिसिंग रहता है, किसी की डेड बॉडी मिलती है, किसी की नहीं मिलती। तो 2.5 लाख यार बहुत ज़्यादा बैठते हैं और इंडिया में 10,000 लोग इसमें मर गए थे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। The F7 key is commonly used in Microsoft programs such as Microsoft Word, Outlook, etc. for जो F7 की है वो किस लिए यूज़ की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर है। अगर आप फंक्शन के साथ F7 की प्रेस करते हैं तो जो आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हाईलाइट हो जाती है और जो ग्रामेटिकली एरर है वो भी उस वहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस? और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ए, 1498 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड होती है वो डिस्टिल्ड वाटर में होती है। साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में और सबसे कम स्पीड होती है उसकी गैस में। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि गैसेस में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है 1286 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है ग्लाइसिरोल में और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है डायमंड में। दरअसल साउंड को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है डेंस मीडियम की। सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो एकदम मिले मिले रहते हैं, लिक्विड में थोड़े लूज़ रहते हैं और गैस में तो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जैसे ही पार्टिकल आसपास होंगे वो आपस में टकराएंगे, वाइब्रेशन बढ़ेगी, तभी वैक्यूम में जो है साउंड की स्पीड 0 रहती है क्योंकि उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भातियाली इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भातियाली नामक का एक फोक म्यूजिक है वो किस स्टेट का है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? इसका जो आंसर है वो ए तमिलनाडु बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर डी वेस्ट बंगाल है। फ्रेंड, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये स्टैटिक पार्ट के अंडर आता है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आप याद कर लो तो वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। द फेमस गुप्ता पीरियड दशवर्थरा टेम्पल रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पंचयतन टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड एट। एक गुप्ताज पीरियड का दशवर्थरा टेम्पल बहुत फेमस है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइज, इसका आंसर है सी, देवगढ़। देवगढ़ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में और वहीं पर ये आपका दशवथरा टेम्पल है। ये डेडिकेटेड किया गया है विष्णु भगवान को और इसमें महाभारत के पांडवों की मूर्तियाँ भी हैं। ये जो टेम्पल है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी लेट 5th सेंचुरी में और स्टार्टिंग की 6th सेंचुरी में ये कंप्लीट हो गया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है गुप्ता डायनेस्टी के, तो इसका आंसर है श्रीगुप्त। सो गाइज, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मीजोस्फेयर? फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है और एरोप्लेन भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही ट्रैवल करते हैं। पहली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सेकंड वाली लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड को बोलते हैं मीसोस्फेयर, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फेयर आएगी और सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद आपका स्पेस शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि आपके मार्क्स कितने हैं 10 में से।